22 नवंबर को हिड़मा के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने 10 माओवादियों को मार गिराया है। उनकी शिनाख्ती भी हो गई है और इस वक्त हम उस ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे हैं जिस इलाके में असल में पूरी मुठभेड़ हुई थी। और कैसे हुई होगी मुठभेड़ और कैसे जवानों ने माओवादियों को उनके कोर इलाके में घेरा होगा, इसे जानने की कोशिश करते हुए यहाँ बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, तो उसे दिखाते हुए इस रिपोर्ट को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल घड़ी में जब मैंने देखा अपना हार्ट बीट तो लगभग 192-93 तक पहुंच चुका था। तो ये बताना चाह रहा हूं कि इतने हाइट पे हम चढ़ें और हार्ट बीट यहाँ तक पहुंचा, तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर मैं पहुंचा हूं। हालांकि मैंने ये भी कोशिश की है कि यहाँ पर पहुंचकर एक ड्रोन से शॉट लेके आपको समझाने के लिए एक तस्वीर भी लिया है। सबसे पहले हम पहुँचे तो पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस इलाके में मुठभेड़ हुई होगी। मोहसिन भाई हैं, थोड़े नए कैमरामैन हैं, तो ज़्यादा जर्क मत दीजिए, आप अपने आप को संभालते हुए उसको दिखाइए। ये सबसे पहले आप जब आए तो यहाँ पे जवानों का ये यूबीजीएल मिला है, यूबीजीएल का सेल, जिसको कि अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बोला जाता है। गांव वालों से पीछे जो भंडार पदर गांव है, जब वहाँ पे गए और वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना उनको नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक और अहम जानकारी दी कि गांव की एक महिला जिसका पति इस मुठभेड़ में मारा गया, वो जो कि माओवादी था, उसे शायद माओवादियों ने, जो उसका पति था, उसने बुलाया और वो इस इलाके में आई, ऐसा गांव वालों का कहना है। क्योंकि पुलिस ने उस मारी गई महिला को तो माओवादी ही बताया, 2 लाख रुपए का इनाम भी बताया। और गांव वालों ने बताया कि वो गांव की ही निवासी है, उसका पति जरूर माओवादी है। उस महिला का नाम दूधी हुंगी बताया जा रहा है और उसका पति का नाम दूधी मासा है, जो कि इस मुठभेड़ में मारा गया। तो यहाँ पे जब 10 नक्सली थे या जो भी नक्सलियों की संख्या रही होगी, तो उसने अपनी पत्नी को भी बुलाया, वो भी यहाँ पे पहुँची हुई थी। और उसी दौरान जवानों को पहले से हिंट था इस बात का कि इस इलाके में माओवादी एकत्रित तो हुए हैं। और यही वजह है कि लगभग पुलिस हालांकि सुरक्षागत कारणों से सारी जानकारी नहीं देती, लेकिन ये बताया गया कि 5 से 6 की टीम में इस इलाके को चारों तरफ से घेरा गया। और घेरते हुए जब माओवादियों को इस बात की भनक लगी कि फोर्स उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए या अपने आप को ऊंचे स्थान पर, क्योंकि माओवादियों से जब भी मुठभेड़ होती है तो ये टेक्निकल पॉइंट होता है कि जो ऊपर होता है उसे इस बात का फ़ायदा मिलता है और जो नीचे से उन पर ऊपर चढ़ता है पहाड़ियों में, तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माओवादियों की संख्या कम थी और वो सोचे कि इस पहाड़ी में अगर चढ़ जाएंगे तो निश्चित ही तौर पर उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। जवानों ने इस पहाड़ी को चारों तरफ से घेरा। ये पहाड़ी है जहाँ पे आखिरी और पूरी मुठभेड़ हुई और इसके साक्ष्य चारों तरफ हैं। सबसे पहले तो वो यूबीजीएल का सेल दिखा और ये पेड़ पे, मोहसिन भाई आप दिखाएं, हालांकि गोलियों के निशान और भी जगह हैं, लेकिन ये जो निशान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखें गोली का निशान है यहाँ पे, और अगर आप देखेंगे तो इस तरफ भी गोली का निशान है, जो इस बात की गवाही देगा टेक्निकली कि दोनों तरफ से गोलियाँ चल रही थी। ठीक है, जो नीचे से फायरिंग आई होगी उसके गोली के निशान है, और ऊपर से अगर माओवादियों ने जो बैक फायर किया होगा उसका निशान है दोनों तरफ से। और उसके साथ ही यहाँ पे यूबीजीएल का सेल बता रहा है कि यूबीजीएल भी दागा गया। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा, चारों तरफ मैंने तलाशी ली और तफ्तीश करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि कैसे ये मुठभेड़ हुई होगी। तो ये समझ में आया यहाँ का मंजर देख के कि जवानों ने घेरा तो चारों तरफ से था, गोलियाँ भी ताबड़तोड़ चली हैं और सारी गोलियों को, बहुत सारे कारतूस मैंने जो दिखे मेरी नज़र में, उसे एकत्रित भी किया। देखिए कितने नीचे पर इस पेड़ में गोली लगी है, गोली के निशान है। ये देखिए इतने सारे कारतूस मैंने एकत्रित किए। ये सब ऑटोमेटिक वेपन के कारतूस हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि हाईटेक वेपन से। और जो मारे गए माओवादी हैं उनके पास AK-47 SLR और इंसास जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये कारतूस है जो अलग अलग स्थानों से चारों तरफ से हमने एकत्रित किए हैं। और साथ ही साथ यहाँ देख रहे थे तो यहाँ पर, हालांकि खून मत दिखाना, यहाँ पर खून का धब्बा है जो बहुत ताज़ा लग रहा है, दिख रहा है कि कल का ही खून का निशान है। और यहाँ पर ये हैंड ग्रेनेड है। अब इस तरह के हैंड ग्रेनेड जो हैं वो जवान उपयोग नहीं करते, मैंने कम देखा है, या हो सकता है करते भी होंगे, लेकिन ये जो हैंड ग्रेनेड है जो जिंदा है अभी, और इसलिए इसको मैं छू नहीं रहा हूँ,
ये हैंड ग्रेनेड अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और अलग अलग जगह से हमने कारतूस इकट्ठा किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो माओवादियों के चप्पल, जो कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब चप्पल पहन के दौड़ता है आदमी तो ऐसे चढ़ाई में चढ़ने के दौरान चप्पल पैर से फिसल जाया करते हैं। तो सभी तरफ में चप्पल, माओवादियों के वर्दी के बेल्ट हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये हैंड ग्रेनेड यूपीएल जवानों और दोनों के। यहाँ पर भी चारों तरफ खून है, जहाँ आप देखेंगे, मतलब इस तरफ में भी खून के धब्बे हैं, इस तरफ में भी खून के थक्के जमे हुए हैं। और यहाँ जिस तरह के पत्ते हैं, ऐसा लग रहा है मारने के बाद, या हो सकता है क्योंकि एक वीडियो भी जवानों का वायरल हुआ था जिसमें दिख रहा था कि जवान जो है मुठभेड़ के बाद पहाड़ी में कमोबेश, मैं उस वीडियो को भी आपको दिखा रहा हूँ इस स्क्रीन पर, अगर आप देखें, मुझे लगता है इसी जगह की वो तस्वीर है जो जवानों ने बनाया। जब मुठभेड़ हुई और सबको घेर कर मार दिया गया तो उनके डेड बॉडीज़ को इकट्ठा किया जा रहा था। अब आप इस पेड़ पर देखिए कितने गोली के निशान हैं। ये पूरा चारों तरफ गोलियों से छलनी हो चुके हैं पेड़ और ऊपर तक इस पे गोलियों के निशान हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कपड़े फटे हुए हैं और जब उस तरफ में भी कुछ माओवादी जो है मारे गए थे, ऐसा देख कर प्रतीत होता है इस इलाके को। और चारों तरफ पत्ते बिछाए गए हैं। अमूमन क्या होता है कि जब जवान मुठभेड़ ख़त्म हो जाती है तो सारे जवान उस इलाके में, क्योंकि लंबी दूरी तय कर कर आए होते हैं, पैदल चल कर आए होते हैं। हम जब इतनी दूरी पैदल चल कर आए, हम, मेरे चेहरे पर आपको थकान दिख रही होगी, तो जवान लंबे समय से और बहुत दूर से पैदल चल कर आते हैं और उनके साथ में उनका पूरा पिट्ठू और सामान भी होता है। और तो यहाँ जवानों ने आराम किया होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ड्रोन से तो ये इलाका आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कितना घना जंगल है। लेकिन नीचे स्तर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए चारों तरफ में ये सबसे ऊंचा इलाका है। और अगर इस तरफ में आप देखें, आपको दिख रहा हो तो एक पहाड़ी दिख रही होगी, दिख रहा है भाईजान? हाँ, ये पहाड़ी इससे भी ज़्यादा ऊंची है और ये चारों तरफ जो है पहाड़ी का इलाका है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ अभी, और इस इलाके को अगर मैं समझाऊँ आपको, तो इस इलाके में भेजी है इस तरफ में, और नहीं मेरे को दिखाओ, नहीं तो दर्शक कैसे समझेंगे, ठीक है। ये जो इलाका है, इस इलाके में भेजी का इलाका है, इस तरफ में कोंटा है और इस तरफ में इंजरम। इंजरम से जो भाईजान के पीछे पैरेलल में इंजरम से भेजी के लिए एक सड़क गई हुई है। और कोत्ता चेरू के बाद हम अंदर घुसे हैं। अंदर घुसने के बाद मोटरसाइकिल रख के फिर पैदल इस पहाड़ी पे आए। अब अगर सीधे चले जाएंगे तो मैं भी एक गांव वाले बच्चे से जो हमको लेकर आया, वो बता रहा था कि इस तरफ में सिंगारम पड़ेगा अगर हम सीधे चले जाएंगे, जो कि कोंटा से आता है, कोंटा से वो पैरेलल में किस्टारम का इलाका। तो ये सराउंडिंग एरिया है। अब इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि कोंटा, किस्टारम, गोलापल्ली, ये सारे इलाके में कैंप लग चुका है। इधर भेजी, इंजरम, गोरखा और कोत्ता चेरू, इन इलाकों में भी कैंप लग चुका है। मतलब इस इलाके को चारों तरफ से कैंप से घेर दिया गया है और नए नए कैंप भी लगाए जा रहे हैं। उधर हिड़मा का जो इलाका है, जो गांव उसका पुअर्ती, और उस इलाके में भी, बीजापुर में भी कमोबेश इसी तरह से कैंप लगाए जा रहे हैं, कोंडापल्ली के इलाके में। और वो सारा इलाका, जो इलाका कभी माओवादियों के बटालियन के गिरफ्त में था, जिस इलाके में जब फोर्स जाती थी तो फोर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था, उन सारे इलाकों में अब कैंप लगाए जा चुके हैं। और इस कैंप लगाने का फ़ायदा ही मिलता है। अभी हमारे जो स्थानीय साथी हैं दोरनापाल से, नीरज भदौरिया भाई, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो वो बता रहे थे कि भैया पहले ऐसा होता था, जैसे नीरज भाई आ जाओ, थोड़ा सा बताओ। आप बता रहे थे ना कि पहले क्या होता था मुठभेड़ में, पहले माओवादियों की जो बैकअप टीम आ जाती थी और अब फोर्स की आ जाती है। क्या बता रहे थे, उसको थोड़ा सा बताओ। पहले क्या होता था, मुठभेड़ होता था तो फोर्स का बैकअप पार्टी नहीं पहुंचाते, जवान घायल हो जाते थे, उनके बैकअप के लिए लेट हो जाता था या दूर हो जाते थे। अभी नक्सलियों के साथ ऐसा हो रहा है, नक्सलियों की बैकअप नहीं पहुंच पा रही है। और नक्सलियों का जो छोटा छोटा टुकड़ी है, अलग अलग इलाके में रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं,
अपना लोकेशन जब तक वो लिख कर तो आप बात करते हैं तो होंगे या वॉकी टकी या कुछ तरह, जब तक फोर्स उसको पकड़ लेती है, और जब फोर्स घेर लेती है चारों तरफ से तो उनकी बैकअप नहीं आ पा रही है नक्सलियों के, मेरे को ये लगता है। हाँ, और यही वजह है कि जो लोग घिर जा रहे हैं वो वो मारे जा रहे और हैं, लड़ भी नहीं पा लड़ भी नहीं पा रहे हैं, और उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 रहती है, छोटी छोटी टुकड़ी रहती है नक्सलियों की, जितना मुझे मालूम है। और फोर्स अब बड़ी, पहले फोर्स इतनी बड़ी संख्या में ऑपरेशन नहीं नहीं, करती। ऑपरेशन करती भी नहीं थी, और मेरे ख्याल से फोर्स 3 दिन मेरे ख्याल से यहाँ जंगलों में घूमी है। अच्छा। 3 दिन घूमी है। हाँ। 3 दिन बाद मेरे ख्याल से लोकेशन लीक हुआ होगा नक्सलियों का, फोर्स उनको ऊपर मेरे ख्याल से पहाड़ी में लेके आई है, अब पीछे पीछे आए होंगे फोर्स, उसमें मारा है नक्सलियों को। ठीक है। ये गांव वाले बता रहे थे कि वो जो महिला मरी, हाँ। वो नक्सली नहीं थी, वो उसकी पत्नी थी। हाँ। तो आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई हो सकती अब हर बार आरोप तो लगाते हैं गांव वाले, ये नक्सली नहीं थी, लेकिन ये तो पुलिस ही जानेगी। और हाँ, क्योंकि पुलिस ने तो उसको 2 लाख हाँ, का 2 लाख इनाम बोल दिया बताया है। है। ठीक है, लेकिन गांव वालों ने बाकी लोग को स्वीकार हाँ, किया है कि स्वीकार वो किया माओवादी हैं। माओवादी, यह इसका स्वीकार नहीं रहे, यह बोल रहे हैं कि रात को मेरे ख्याल से कुछ कारण या उसका पति आया था या कुछ जानकारी मिला था तो ऊपर गए, हाँ, वो मिलने आई थी। हाँ, तो लेकिन इस पे मेरे को लगता है फोर्स की गलती नहीं भी हो सकती। कारण ये है कि जब 9 अगर 10 मारे गए, 9 माओवादी हैं, अगर उसमें एक सिविलियन है या उसकी पत्नी है, तो फोर्स उसको अलग कैसे करेगी, कैसे बचा सकती है? अब गोली चल रहा बता के तो नहीं चलेगा हाँ, किसको। बता के अगर नहीं चलेगा। अभी फिलहाल यहाँ अपन कवरेज कर रहे हैं, इधर से फायर आ जाएगा, नक्सलियों फोर्स पुलिस सोच के फायर कर देंगे तो अपन भी ठीक मर बात, जाएंगे। क्योंकि उसी पॉइंट पे हैं और जहाँ वैसे कल फायरिंग मुठभेड़ चल हुआ। रही थी। सुबह 8 बजे से यहाँ पे फायरिंग चल रही थी और 12-1 बजे तक चली, गांव वालों का कहना, जो आवाज़ सुना उन्होंने। और ये पूरा इलाका शाम हो रही है धीरे धीरे, और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और नीरज भाई भी हैं। नीरज भाई बहुत लंबे समय से इस इलाके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या मिला आपको? रिफिल है। यूज करते होंगे। हाँ, नक्सलियों का ही है, क्योंकि ये लाइफ बॉय, साबुन और ये सारा सामान है। हालांकि यहाँ से सारे सामान जो है जवान अपने साथ एकत्रित करके ले जा चुके हैं। और इस पर जो है बस यही देखना था हमको ग्राउंड पे आके कि किस तरह से मुठभेड़ हुई होगी और किस तरह से 10 माओवादी मारे गए। 10 मारे गए माओवादियों की शिनाख्त हुई है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ इसी रिपोर्टिंग में, जिनका नाम पुलिस ने आज जारी किया है और उन पर जारी इनाम भी। ये बताया कि मड़कम दूधी मासा, जिसकी उम्र 42 साल, भंडार पदर, जिसके पत्नी की बात हो रही है, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम था, और गांव वालों ने भी स्वीकार किया कि वो माओवादी ही था। लखमा माड़वी, ये जिलोड़गट्टा थाना के पामेड़ का रहने वाला था, बीजापुर इलाके का, इसके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। करतम कोसा, इसके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम था, ये कमांडर PPCM था, ये सुकमा के रेगड़गट्टा का था। दुर्रो कोसी, ये एलओएस कमांडर थी, इसके ऊपर 5 लाख रुपए, कोंटा एरिया की। और उसके बाद मुचाकी देवा, इसका किस्टारम एरिया मिलिशिया कमांडर, 5 लाख रुपए का इनाम। साथ ही साथ दूधी हुंगी पति दूधी मासा, दूधी हुंगी वही महिला है जिसका जिक्र पीछे गांव वालों ने किया। और इसकी तस्वीर देख के भी लग रहा है कि ये जिस तरह से गले में इसने मंगलसूत्र पहन रखा है, जो फोटोग्राफ पुलिस ने दिया है, माओवादी, क्योंकि क्यों नीरज, माओवादी शादी भी करते हैं तो मंगलसूत्र तो पहनते नहीं हैं? नहीं पहनते हैं ना। ये देखो ना, ये तस्वीर जो पुलिस ने जारी किया है, इसमें मंगलसूत्र पहनी हुई है, और वो भी पहने, कान का बाल हाँ, भी। कान का, ये सब नहीं पहनते नहीं माओवादी। पहनते होंगे। तो लेकिन वही है कि एक महिला है जो कि कान में सोने का और नाक में भी सोने का पहनी हुई है और मंगलसूत्र पहनी हुई है। उसकी डेड बॉडी है, जो कि उस मारे गए माओवादी की पत्नी है, दूधी मासा की, जिसे गांव भंडार पदर के लोग बता रहे हैं कि वो माओवादी नहीं थी। 7वां है मड़कम जीतू, इस पर 2 लाख का इनाम। कुमारी मड़कम कोसी, इस पर भी 2 लाख रुपए का इनाम है। कवासी केसा, इस पर भी 2 लाख। और कुमार बामन, इस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। और कुंजाम बामन ही मुझे लगता है इसके परिवार के लोग भी हमें मिले थे। तो इस तरह से शिनाख्ती की गई है जितने लोग मारे गए हैं कि ये इतने इनाम के माओवादी हैं। और इस पर गांव वालों से भी, उनके परिवार वालों से भी अगले वीडियो में बातचीत कर लेंगे, उनका क्या कहना है। ये पूरा इलाका है और ये इस पूरी घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग है। जिधर भी आप जाएंगे आपको गोलियों के निशान चारों तरफ। गांव वाले बता रहे थे नक्सली उस पहाड़ में रहते थे। अच्छा, हाँ। वहाँ रहते थे? हाँ, कुछ ग्रामीण मिले थे। हाँ, वो बता रहे थे। यहाँ से आओ भाईजान, यहाँ से दिखाओ। कुछ ग्रामीण आए थे हमारे साथ, वो बता रहे थे नक्सली उस पहाड़ के ऊपर रहते हैं। अच्छा, परमानेंट नहीं, मतलब कभी कभार अगर बड़ा जमावड़ा होता है तो उस पहाड़ के आसपास आते हैं। अच्छा, ऐसा बता रहे थे। ये पहाड़ पे। हाँ। और मैं भी देख रहा था कि बहुत दूर तक पहाड़ियाँ ही हैं, बहुत मतलब अगर कैंप आए भी
तो कैंप के जवानों को आने में बहुत समस्या का सामना करना समस्या पड़ेगा। बहुत करना पड़ेगा। आप और मैं खुद ही आए देख लिए हाँ हैं पैदल ठीक पैदल। बात। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट थी और इस पूरी घटना की। और अगर आपको लगे कि ग्राउंड रिपोर्ट ठीक ठाक है, मेहनत किया है विकास तिवारी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और लगे कि हम तथ्यात्मक ही बात करते हैं बस्तर टॉकीज़ में, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बस्तर टॉकीज़ को। धन्यवाद।